देख रहे हैं आप और मैं हुआ आपके साथ सचिन दुबे। अब आप देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। इंदौर के खजराना क्षेत्र में बने एमजीएम स्कूल में बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची नर्सरी के क्लास की है और यहां पर एक टीचर द्वारा सिर्फ होमवर्क नहीं करने को लेकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल है और इसी स्कूल का पूरा मामला ये सामने आया है, जहां पर नर्सरी क्लास की बच्ची थी और उसने होमवर्क नहीं किया था। इस बात से बौखलाकर इस स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर ने बच्ची के ऊपर जुल्म ढाया और जल्लाद की तरह बच्ची के साथ मारपीट की। जब पूरा मामला स्कूल प्रबंधन के सामने आया तो स्कूल प्रबंधन का यही कहना है कि जो बच्ची के साथ मारपीट हुई है वो वाकई में अमानवीय है और इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन की समिति से उन्होंने बातचीत भी की है और बहरहाल स्कूल की जो टीचर है उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल के जो परिजन है और बच्ची के जो परिजन है उन्होंने खजराना क्षेत्र में यहाँ पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की सख्त कार्रवाई होती है। मतलब वो खेती विलुप्त होते जा रहा है और साथ ही साथ जब विशुद्ध रूप से जो हमारा उन्हारी का फसल है जिसमें हमको लागत मूल्य भी नहीं लगता है, बहुत कम लागत मूल्य लगता है और केवल उस फसल को आज उन्हारी के मतलब जानवर के कारण नुकसान हो रहा है, उसमें हमको एक सामूहिक तार घेरा इस बजट में खास तौर से योजना आना चाहिए जिससे आम मतलब जितने और किसान हैं उसको फायदा होना चाहिए और उन्हारी की फसल को हमारा सुरक्षा होना चाहिए, जिससे यहाँ मतलब जो 12 महीना फसल है किसान 12 महीना फसल चक्र के परिवर्तन में पूरा 12 महीना फसल ले, जिससे किसानों की आय और उसमें वृद्धि हो। और दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में अपना ये बोला गया था कि फूड प्रोसेसिंग का कार्य हमारे जिलों में किया जा रहा है करके, जो जिसमें तेजी लाया जाए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए ताकि किसानों को फायदा हो सके। हमारे साथ एक किसान भाई और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह का इस बार का बजट होना चाहिए, क्योंकि भूपेश सरकार सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा बजट बनाने जा रही है। हम किसान हैं और सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का बजट बढ़ाया जाए। जो अभी किसानों का सब्सिडी जो फसल नुकसान या यंत्रों में कृषि यंत्रों में दिया जा रहा है वो बहुत सारे योजना बंद हो चुके हैं, उसको चालू किया जाए। और अभी इस साल बरसात में फसल जो नुकसान हुआ है, सुनने में आया है कहीं कहीं बीमा का पैसा मिला है, 8 गांव है तो 1 गांव को मिला है, 7 गांव को नहीं मिला है। और 4-6 के तहत जो मुआवजा देने का घोषणा किए थे मुख्यमंत्री ने, आज तक किसी गांव को नहीं मिला है। तो ये किसानों को अगर सरकार है तो किसानों के लिए फ़ायदा देने के लिए बजट में प्रावधान रखे और अधिक से अधिक बजट किसानों के लिए बढ़ाया जाए। तात्कालीन सरकार के टाइम जब ब्रजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री थे तब उस समय उन्नत खेती की बात हुई थी और काफ़ी जगह उन्नत खेती की शुरुआत भी हुई थी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो गौठान के माध्यम से उसको पूरा करने का, जैविक खेती करने का प्रयास जारी है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे अभी छत्तीसगढ़ सहित अन्य जो राज्य है वहाँ पर भी जिलों के साथ अन्य राज्यों में भी खाद की समस्या है। तो विशेष अपना निवेदन रहेगा कि रासायनिक खाद तत्काल अपन जैविक में उतरे तो फसल प्रभावित होगा, तो खाद की आपूर्ति बनाए रहें। और उन्नत खेती के लिए जैसे हमारे और साथियों ने कहा कि फसल चक्र को संचालित करने के लिए दलहन तिलहन का खरीदी की व्यवस्था प्रॉपर करें। नुकसान हो जाता है तो फसल बीमा प्रॉपर किसानों को मिल नहीं पा रहा है, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई योजनाओं का विस्तार जरूरी है। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर किसानों ने अपनी अपनी बात रखी है, और बात रखी है इस तरह की यहाँ पर न केवल बजट का 50% जो बजट है किसानों के हित में होना चाहिए, साथ ही जो कृषक है वो चाहते हैं कि उनके खेत में तार की बाड़ी होनी चाहिए। वहीं दलहन तिलहन की जो खेती है उसको लेकर उसकी खरीदी के लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की कई मांगों के साथ इस बार लोगों की अपेक्षाएं 2022 के बजट से जुड़ी हुई है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों की कितनी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। दमोह के घर में जहां पर हम बात करने आए हैं कि प्रदेश सरकार का जो बजट आने वाला है उसमें
महिलाएं क्या सोच रही हैं कि उनके बजट में ऐसा क्या हो कि उनका किचन का जायका ना बिगड़े। जी बताइए, आपका बजट को लेकर आपको क्या उम्मीद है? बजट को लेकर उम्मीद हमारी भारत की जो महिलाएं हैं, जो सबसे पहले वो किचन ही संभालती हैं। अगर किचन संभल गया तो सब संभल गया। अगर किचन में जब वो काम करती हैं तो वो, जब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर काम करके आती हैं और बाहर काम करके आती हैं तो वो अपने रसोई का सामान लेकर जब लौटती हैं तो वो एक टेंशन में हो जाती हैं कि हम घर का संभालें कि बाहर का संभालें। और इतनी महंगाई में हम इन सामानों को, जो हर चीज़ों से लेकर संबंधित है, तेल है और अनाज है और भी चीज़ें हैं, जो दालें हैं, सामग्री, वो लेकर ही टेंशन में रहती हैं। चाहे गैस खरीदे, चाहे हम जब अगर खाना बनाती हैं तो वो ये सोचती है आज का तो बना ले रहे, अगर कल हम काम करने जाएंगे तो कल हमें उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आके हम घर में खाना बनाएं, कि बच्चों की फीसों को और दवाई और या खुद के लिए भी मैनेज करने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है। तो बस मुख्य रूप से आप बजट से क्या उम्मीद रख रही हैं? क्या होना चाहिए इस बजट में? प्रदेश सरकार क्या अपेक्षाएं आपको? हम लोग तो मध्यम परिवार के लोग हैं जो अच्छे से चला लेते हैं उसको, पर और भी जो हैं सभी के लिए ऐसा बजट आए कि उनको खुशी रहे कि भैया सरकार ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया है, घर चलाने से लेकर हर संबंधित को लेकर, किराने को लेकर। प्रदेश सरकार अपना बजट लाने जा रही है। 9 मार्च को प्रदेश सरकार का बजट जो है वो पेश हो जाएगा। तैयारियां चल रही हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं और गृहिणियां क्या सोचती हैं, इस बात को जानने के लिए मैं छिंदवाड़ा के एक घर में आया हूं, जहां ये कुछ गृहिणियां मुझे मिली हैं। मैं इनसे जानता हूं कि इनकी क्या अपेक्षाएं हैं प्रदेश सरकार से, कि जब बजट पेश हो रहा है तो आप क्या चाहती हैं कि प्रदेश सरकार किस तरह से जो है आप लोगों के लिए कोई नई नीतियां लेके आए? हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार सबसे पहले तो जो गृहिणियों के लिए गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम हैं उनको सबसे पहले कम किया जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर ने महिलाओं की कमर तोड़ रखी है। जो कि बचत खर्च महिलाएं अपना करती है वो नहीं कर पा रही है। दूसरा है पेट्रोल डीजल वाहन का खर्चा जो अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है और जिसके कारण कोई बचत नाम की चीज नहीं हो रही है। तीसरी बात, महिलाओं के स्वरोजगार की योजना, जो कि महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ये लोग अगर कुछ करना भी चाहती हैं व्यापार व्यवसाय तो वो नहीं कर पा रही है। तो प्रदेश सरकार से हमारी विनती है कि वो कम से कम उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके रोजगार की योजना के बारे में सोचे। आप बताइए क्या चाहती हैं प्रदेश सरकार से? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि जो नया बजट पेश होने जा रहा है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि लोगों पे कम खर्च आए, जैसे कि रसोई गैस, खाद्य तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मेन तो दवाइयों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, क्या सुविधा नहीं मिल रही है, उनके तक जो सुविधाएं दी जा रही है वो पहुंच पा रही है नहीं, और महिलाओं के रोजगार की ओर भी ध्यान दिया जाए। महंगाई कम होनी चाहिए। और कुल मिलाकर हमारा ध्यान है कि महंगाई कम होना चाहिए और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सबको, वो सरकार उस ओर ध्यान दे और सबको वो सुविधाएं मिले। आप बताइए क्या चाहती हैं प्रदेश सरकार से? बस मैं भी यही चाहती हूँ जो दीदी लोग ने बोलियाँ हैं कि महंगाई तो बहुत कम होना चाहिए। और जो लेडीज लोग हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी रहती हैं वो भी कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर चलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो वो तो थोड़ा कम होना चाहिए और जो कम पढ़ी लिखी लोग हैं उनको भी कुछ रोजगार मिलना चाहिए, तो उसके होना चाहिए। जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए स्वरोजगार की योजना लाए सरकार, महंगाई कम करे। इनका जो ज़्यादातर जोर है वो इसी बात पे है कि महंगाई कम हो, ताकि इनका घर खर्च जो है वो कहीं ना कहीं उस पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, तो घर खर्च चलाना इनका आसान हो जाए, इनकी रसोई पर जो असर पड़ रहा है वो असर पड़ना कम हो जाए। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही आम जीवन जीने में भी कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। इन सभी महंगाई और समस्याओं के कई कारण हैं। राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही उठापटक के कारण यह सब बातें सामने आ रही है। वक्त मौजूद हूँ उज्जैन न्यायालय परिसर में। यहाँ पर हम बात करेंगे वकीलों की, जिसे न्यायपालिका कहा गया है। हम वकीलों से ही जानेंगे कि आने वाले बजट से किस प्रकार उन्हें उम्मीद है। सर, बजट आने वाला है, क्या आपको उम्मीद है? बजट में हम मध्य प्रदेश सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो
वकीलों की जो मांग चल रही है कि हमारा 5 लाख रुपया जो हमारा डेथ का क्लेम रहता है वकीलों का, उसमें कई विसंगतियां हैं। उसकी प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है, वो सरल बनाया जाए। 2.5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट और 2.5 लाख रुपया हमारी स्टेट बार काउंसिल डेथ क्लेम पर विदिन अ मंथ परिजन को सुपुर्द करे। सर आप बताइए कि क्या उम्मीद है आपको बजट से? हमें उम्मीद और हमारी मांग ये है कि जब भी चिकित्सा के लिए जब सी कोई घटना दुर्घटना में अभिभाषक या उसके परिवार का सदस्य घायल होता है या घटना दुर्घटना बीमार होती है, तो हमें सरकार की तरफ से बीमा उपलब्ध कराया जाए, ताकि आजकल जितना मेडिकल व्यय बढ़ गया है उस हिसाब से सरकार हमें समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराए। तो कहीं ना कहीं वकीलों के लिए बीमा क्लेम की बात की जा रही है। सर शॉर्टकट में आप बताएं क्या उम्मीद है आपको बजट से? सर हमें सरकार से यही आशा है कि सरकार वकीलों को, जिसे कि बीमा कंपनियां अस्पताल एंगेज रखती हैं, इस तरह से अस्पताल भी एथराइज कर दिया जाए जहां वकील पहुंचे उनको तत्काल उपचार उनको मिल सके। स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। सर आप बताएं क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद और हमारी मांग भी है कि नए जो वकील आते हैं उनको जो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं उसको 25 किया जाए, और जब तक 2 साल तक वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाए तब तक के लिए उनको कुछ भी 2 साल तक मानदेय दिया जाए। सर बजट से क्या उम्मीद है? अभिभाषकों के लिए जो नए आते हैं, भाई ने जो बताया है, इसको 12,000 रुपये मिलते हैं, तो वो भी पेमेंट 6 महीने साल भर में, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी मिले और वो बजट को 12 की जगह 25,000 किया जाए। तो कहीं ना कहीं उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के सदस्य वकीलों को उम्मीद है कि बीमा क्लेम मिले, नए वकीलों के लिए कुछ राहत मिले। अब देखते हैं कि आने वाला जो बजट है उसमें सरकार इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। आखिर ये बजट आम जनता की नजर में कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इस संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ शासकीय कर्मचारी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बजट को लेकर किस प्रकार की उम्मीद है और क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार से, कि किस प्रकार का बजट होना चाहिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। नमस्कार। हम आगामी बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि राजस्थान सरकार और झारखंड सरकार की भांति वो भी हमारे इस राज्य में जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, इसको समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करे, ताकि इसका फायदा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को हो सके। मेरे साथ महिला भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार को लेकर जो बजट पेश करने वाले हैं, तो किस प्रकार का बजट होना चाहिए? बजट में मैं भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना चाहूंगी। बजट में हमारे जितने भी नए शासकीय कर्मचारी जुड़े हुए हैं उनको फायदे की आवश्यकता है और वह भरपूर सरकार का सहयोग देने के लिए तत्पर हैं, जिसके लिए बजट में आशा है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर दिया जाए। और लोगों से हम बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? बजट में जो अभी स्टाइपेंड की नई कर्मचारी लोग आए हैं, जो स्टाइपेंड ले रहे हैं कि 70%, 80%, 90%, इसको समाप्त कर मैं वही मुख्यमंत्री महोदय से यही चाहूंगा कि इसको जो पूर्व में दिया जा रहा था 100% वही वेतन के रूप में देवे। और स्वास्थ्य शिक्षा, इसको लेकर क्या सोचना? स्वास्थ्य शिक्षा में भी हम अभी जैसे दौर आया है उस दौर में गुजर रहे हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा में भी प्रभाव पड़ा है, तो उसमें मैं वही चाह रहा हूँ कि उसमें भी अधिकतम बजट की प्रावधान करें ताकि लोगों को अधिक फायदा हो सके। और लोगों से बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बजट में सबसे मुख्य क्षेत्रों में से एक होता है शिक्षा का क्षेत्र। तो आगामी बजट में मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बजट की संख्या को काफी बढ़ाए, उसके अमाउंट को, ताकि हमारे बच्चे भी पीएससी यूपीएससी जैसे परीक्षाएं पास कर सके। साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी बजट में मेरे जैसे अधिकतम अतिथि व्याख्याता हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, अभी जो पीएससी की परीक्षा हुई उसमें बहुत सारे हमारे अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में प्रभावित हुए हैं, तो सरकार से निवेदन भी रहेगा कि वो अतिथि व्याख्याताओं की जॉब सिक्योरिटी और मासिक वेतन प्रदान करने की कृपा करें। अभी आपने देखा कि ये शासकीय कर्मचारी थे, इनको सरकार के जो आने वाला जो बजट है उसको लेकर काफी उम्मीद है और अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी उनको उम्मीद है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो सरकार बजट पेश करेगी इनकी उम्मीदों पे कितनी खरी उतरती है। आने वाला है, ऐसे में किसानों को उम्मीद लगी है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान प्रयत्नशील है, लेकिन लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। काफी दाम बढ़ गए हैं, चाहे खाद हो चाहे बीज हो। ऐसे में किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित है कि उसके दाम सही मिले। क्या चाहते हैं किसान इस बजट में? हमारे साथ कई किसान मौजूद हैं, हम उनसे सीधा संवाद करेंगे। सर, मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? हम मीडिया के माध्यम से हमारी एमपी सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि किसानों को सब्सिडी खाद पे जो है उस पर और भी कोशिश हो सके तो वहाँ तक और भी कम कर सकें। दूसरा, डीजल पे सब्सिडी किसान के लिए। इसके बाद लाइट पे
जी। अब की से लाइट मतलब जो कनेक्शन थे उन पे अब की से तिगुना 4 गुना मतलब की से बढ़ा दिया है किसान के लिए। तो ऐसा क्यों? तो किसान को तो आप कहीं से भी मिसल रहे हैं, वो कहते हैं हम ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान को ये अनाज पे आप 40 रुपए बढ़ाते हैं, 25 रुपए बढ़ाते हैं, बोनस इतना तो करो कि किसान को कुछ लगे, उसकी कीमत का मतलब मूल्य मिले। लागत मूल्य निकल पा रहा है? फसल आप पैदावार करते हैं तो कितने? नहीं निकल पा रहा। नहीं निकल पा रहा, नुकसान होता है। नुकसान उल्टे हो रहा है, सब कर्जा हो गया। जी जी। एमएसपी की एक मांग उठी है लगातार काफी समय से, क्या कहेंगे? तो एमएसपी लागू होना चाहिए। जी जी। बजट आ रहा है, उसमें क्या चाह रहे हैं सरकार से? ये गले गले जहाँ भी तुल रहे हैं तो सही तरीके से तुल जाए, मूल मिलेगा, सही मूल मिलेगा। जी जी। खाद बीज के दामों को लेकर क्या कहेंगे? बजट में कम हो साहब, खाद के बीज के रेट में सरकार ज्यादा देती है, हमसे कम लेती है। जी हाँ, ज्यादा किसान परेशान। उम्मीद है बजट में, क्या उम्मीद है सरकार से? किसानों के लिए, खेती के लिए कुछ होगा? कोई उम्मीद नहीं है। क्या चाह रहे हैं? फसल पे कुछ भी मिले अब ऐसा जी के बढ़ के मिले, 50 रुपए बढ़ा देते हैं, कहीं 25 बढ़ाते हैं। जी। तो क्या होता है, लागत ही नहीं निकल पा रही। जी जी। हाँ, उल्टे हो रहा है। जी। अब धान है, मक्का है, बाजरा है, मूंग है। ये खेतों में गेहूं की फसल खड़ी हुई, अधिकांश खेत इस समय मैं बताऊं कि अपने से बताएं, फसल मौजूद है, वहाँ पर कटाई का काम चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर किसान पिछले कई सालों से, जो एक हमारे साथ किसान मौजूद हैं, कई सालों से किसानों को लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। ऐसे क्या चाह रहे हैं बजट में? ऐसे क्या प्रावधान हो जिससे आप लोगों को नुकसान की भरपाई? नुकसान की भरपाई ये है कि किसान को देखो डीजल जी हार्वेस्टिंग कराए तो डीजल के रेट महंगे, तो महंगाई उसकी, कटाई लेबर मजदूरी उपलब्ध नहीं है, तो मशीनरी के ऊपर पूरी किसान ही है अब तो निर्भर। सृष्टि के परिवारजन खुश हैं, सरकार का आभार जता रहे हैं, खासतौर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका रही सृष्टि को स्वदेश वापसी में। सृष्टि कैसे रहे वो दिन, 8 दिन जंग के बीच? मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो दिन कैसे थे। वो मैटर नहीं करता वो कैसा था, पर अभी मैं यहाँ हूँ ये मैटर करता है। हाँ, बहुत खुश हूँ। आप सभी की प्रेयर से, आप सभी की बेस्ट विशेस से इंडियन गवर्नमेंट ने सारे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए अपनी जी जान लगा दी। मैं इंडियन गवर्नमेंट को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जो बच्चे कीव में और खारकीव में फंसे हैं उनके लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बस मैं यही चाहूँगी, मैं तो अपने घर आ गई, मैं यहाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहाँ हैं, तो मैं ये प्रे करूँगी भगवान से कि वो बच्चे जब घर आ जाए तब हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। आपकी भूमिका इस पूरे मसले में? ये परिवार ही नहीं, अपितु जितने भी परिचित लोग थे सभी चिंतित थे। आदरणीय भाई साहब ने अवगत कराया मुझे, हमने महाराज के संज्ञान में इस मैटर को लाया। उम्मीद की किरण हमें तब जब गई जब महाराज का रोमानिया जाना हुआ। महाराज ने हमें आश्वस्त किया कि आप लोग उनके परिवार को निश्चिंत कर दें। जी। और आज मैं केवल उनके परिवार की तरफ से नहीं, अपितु हमारे पूरे नगर एवं पूरे विदिशा की तरफ से हृदय की गहराइयों से हमारे जननायक माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हृदय की संपूर्ण गहराइयों से मैं उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने दिया। 7 तारीख को राज्य सरकार द्वारा 7 मार्च को एक बजट पेश हो रहा है। हमारे साथ कुछ शासकीय कर्मचारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं और कैसा बजट होना चाहिए। बजट हम सभी जैसे वर्किंग हैं उनके हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से राज्य सरकार महंगाई नहीं बढ़ा रही है तो वो भी बढ़नी चाहिए। और हर सामान जैसा हम देख रहे हैं महंगा होता जा रहा है, किचन के हर आइटम्स महंगे होते जा रहे हैं, तो उन आइटम्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सब्सिडी, बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। हमारे साथ और भी मौजूद हैं लोग, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो राज्य सरकार का बजट है उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि घरेलू चीज़ों पर बहुत अधिक 20% की दर से महंगाई बढ़ेगी। जो हम शासकीय कर्मी तो हैं परंतु इसके साथ एक गृहिणी भी है, तो हमें ये बजट के अनुरूप हम लोग के नहीं रहेगा और महंगाई बहुत बढ़ेगी। इस हिसाब से तो वेतन बढ़ेगा नहीं, इस कारण हम लोगों की
काफ़ी प्रभावित होगी, गृहस्थी भी होगी। हमने शासकीय कर्मचारियों से बात की, उन्होंने बताया कि दिन पे दिन महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे उनकी बजट पे काफ़ी असर पड़ता है, जिससे वो सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे आम जन को राहत मिल सके। तारीख को राज्य सरकार द्वारा एक बजट पेश करना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे शासकीय कर्मचारी है। इनकी क्या अपेक्षाएं 7 तारीख को बजट को लेकर, क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं अगर इस साल के जो बजट को लेकर, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएंगे कि 7 तारीख को बजट पेश हो रहा है, क्या आपकी इच्छाएं, आप कर्मचारी हैं, पूरे कर्मचारियों के हित में किस प्रकार से आप देखते हैं बजट को लेकर? 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपना जन घोषणा पत्र लागू किया था, उसमें जो कर्मचारियों के लिए वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाए। हमको अभी भी हम केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते की तुलना में 14% हम पीछे हैं। हमको 14% महंगाई भत्ता दिया जाए, लिपिकों की वेतन विसंगति दूर की जाए, संविदा कर्मचारियों को जो वादा किया गया था कि उनको नियमितीकरण किया जाएगा वो नियमितीकरण किया जाए, शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। केवल इतना ही हमारी मांग है और बाकी कुछ नहीं। सर, आप बताएं क्या अपेक्षाएं हैं अभी जो बजट को लेकर? देखिए, 2018 में लिपिक संघ की ओर से वेतन विसंगति को लेकर लगातार 32 दिन और रिकॉर्ड तोड़ 37 दिन तक का जो है क्रमिक हड़ताल किया गया था और अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था। इसी कांग्रेस शासन ने उस वक्त हमारे पंडाल पर आकर इन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी शासन जब सत्ता पे आएगी तो हम निश्चित रूप से वेतन विसंगति को सबसे पहले क्रम में दूर करेंगे। और आज ये 3 साल हो गए कांग्रेस शासन को सत्ता पे आए हुए, लेकिन कई बार हमारे द्वारा जो है उनको स्मृति कराने के बाद भी, स्मरण कराने के बाद भी न उनके द्वारा हमारी वेतन विसंगति पर ध्यान दिया जा रहा है और न ही हमारी महंगाई भत्ते पर ध्यान जा रहा है। निश्चित रूप से इसका परिणाम भविष्य में सभी जितने भी हम कर्मचारी संगठन हैं इसको जो है अपना सॉर्ट आउट करके, चिन्हांकित करके शासन के विरोध में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो है भविष्य में एक आंदोलन छेड़ने वाला है, जिसकी सभी प्रकार की जितनी भी जवाबदारी होगी शासन की होगी। सर, बजट को लेकर क्या कहें? बजट के लिए यह है कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में जैसे तेलंगाना में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और मध्य प्रदेश में भी क्रमिक रूप से जो वहाँ का महंगाई भत्ता था उन्होंने जो बढ़ा दिया है, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ शासन जो है अभी भी हमें जो है 17% पर ही रख करके जो है महंगाई भत्ते को ड्यू रखी हुई है। इसका भी गलत प्रभाव पड़ेगा। हम चाहते हैं कि शासन हमारे इस महंगाई भत्ते को तत्काल पूरा करे। कर्मचारी क्या नाराज है क्या? पूरे शासकीय कर्मचारी अमूमन चतुर्थ